स्टार्ट। ठीक। तो हम आज की क्लास शुरू करेंगे अपने टेलविंड को समझने के। तो हमारा ये छोटा सा रोड मैप है जिसको हम फॉलो करेंगे। व्हाट इज टेलविंड सीएसएस, हाउ टू कॉन्फ़िगर इट, लाइक फॉर रिएक्ट एंड प्लेन एचटीएमएल फाइल्स, और उसके कोड कंसेप्ट, जैसे उसमें कुछ लेयर होते हैं, यूटिलिटी बेस कंपोनेंट्स। एंड रिसेंट में या पहले मैंने आज नोटिस किया इसमें एक वेरिएंट्स करके आ गया। और उसके बाद हमारे कुछ स्टेट सेलेक्टर्स और input button, and main focus will be on responsive design. How can we create responsive designs? And the next one is customization of Tailwind CSS according to our need, like adding new fonts, updating existing font sizes, and etc. Colors वगैरह। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले टेलविन के ऑफिशियल पे वेबसाइट पे आते हैं, उसका डॉक्यूमेंटेशन वगैरह देखते हैं। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ये यूटिलिटी फर्स्ट सीएसएस फ्रेमवर्क है। मीन्स हमको सीएसएस फाइल्स क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है। हम लोग इसमें बने बनाए यूटिलिटी क्लासेस को यूटिलाइज करेंगे। जैसे कि फ्लेक्स है, पीटी है। फ्लेक्स मतलब डिस्प्ले फ्लेक्स कर देगा, पीटी हमारा पैडिंग टॉप 4 दे देगा। तो ये यूटिलिटी क्लास होते हैं, तो ये बने बनाए टेलविन में आते हैं। हम कोई इसी को यूज करके हम पूरे वेबसाइट को हम डिज़ाइन कर सकते हैं। तो इसके डॉक्यूमेंट्स पे जाते हैं तो हमारे पास एक सीडीएन इसका आ जाएगा। तो इस सीडीएन को हम डायरेक्ट एम्बेड कर सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट में एचटीएमएल के, जिससे हमको सीडीएन के थ्रू सारी चीज़ें, हम जो भी क्लासेस यूज करेंगे, ये सर्वर से चीज़ें उठाएगा। तो अब दिक्कत ये आएगी कि अगर हम ऑफलाइन हो जाएंगे तो ये काम नहीं करेगा। तो चूंकि हमारा सारा काम लोकली सिस्टम पे होगा, हो सकता है हमको इंटरनेट अवेलेबल ना हो हर जगह। तो इसलिए हम लोग कुछ ऐसा कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे जिससे हम ऑफलाइन वर्क कर सकते हैं। स्क्रीन विजिबल है ना सबको? तो क्योंकि जो हमारा टेलविंड सीएसएस है वो जावा स्क्रिप्ट बेस्ड फ्रेमवर्क है, जो कि हमारे एचटीएमएल फाइल्स को रीड करके और उसको कंपाइल करके एक सीएसएस फाइल जनरेट कर देता है। तो उसके सेटअप के लिए हमको इसका नोड का थोड़ा सा सेटअप करना पड़ेगा। तो आपके पीसी में ऑलमोस्ट नोड इंस्टॉल ही होगा, तो उसका मैं ध्यान नहीं दूंगा। तो सिंपली हम लोग आ जाएंगे npm init पैकेज नेम टेलविंड सीएसएस, सब सेम रखते हैं, कुछ करने की ज़रूरत नहीं। तो यहाँ पे हमारा पैकेज डॉट जेसन आ गया। ठीक है। अभी फ़िलहाल कुछ इंस्टॉल नहीं है, तो हम लोग इंस्टॉल करेंगे पहले इसको। तो यहाँ से सिंपली इस कमांड को कॉपी कर लेना और सेम डायरेक्टली में पेस्ट कर देना। तो ये हमारा नोड मॉड्यूल्स नाम का एक फ़ोल्डर भी क्रिएट कर देगा। और यहाँ पे डिपेंडेंसी में भी आ जाएगा, प्रोजेक्ट डिपेंडेंसी आ गया ना, डेवलपमेंट डिपेंडेंसी टेलविन सीएसएस। एंड दूसरा कमांड है टेलविन सीएसएस को इनिशियलाइज करना, जिससे हमको एक टेलविन का कॉन्फ़िग फाइल मिल जाएगा। ये रहा। तो ये हमारा टेलविन का कॉन्फ़िग फाइल है, जिसमें हम थीम कुछ एक्स्ट्रा मॉडिफाई करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, या फिर कोई एक्स्ट्रा प्लगइन्स यूटिलाइज कर सकते हैं। जैसे पिछले प्रोजेक्ट में हमने डेजी यूआई का यूज़ किया था, तो वो इस प्लगइन्स में आ जाता है। तो अगला पार्ट है, एक मान लीजिए मैं फोल्डर बना लेता हूँ एच टी एम एल नाम का। सॉरी, फोल्डर बनाना था मुझे, इसको पहले डिलीट करता हूँ। एच टी एम एल, और इसके अंदर मैंने बना दिया इंडेक्स डॉट एच टी एम एल। एंड इसी एच टी एम एल फोल्डर में ही मैं एक फाइल बना देता हूँ, मेन डॉट सी एस एस। फिलहाल ये हमारा ब्लैंक रहने देते हैं। ओके। फिर हमको उसमें थोड़ा सा कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ता है। हमको कॉन्फ़िगर योर टेम्पलेट पाथ बेसिकली मीन्स हम लोग यहाँ पे उसके पाथ को देते हैं जहाँ पे हमारे एचटीएमएल फाइल्स या फिर कोई भी, अगर रिएक्ट में काम कर रहे हैं तो उसके जेएसएक्स फाइल जहाँ पे कंपोनेंट्स के एग्जिस्ट करेंगे, ताकि वो हमको स्कैन करके सारी यूटिलिटी क्लास को रीड करके और हमको एक सीएसएस फाइल जनरेट करके दे दे। तो फिलहाल इसको मैं यहाँ से कॉपी करते हैं और टेलविन कॉन्फ़िग में आके पाथ में यहाँ पे डायरेक्टली पेस्ट कर देते हैं। तो फिलहाल जो हमारा पाथ होने वाला है, इसके रिलेटिव में देखा जाए, टेलविन कॉन्फ़िग के रिलेटिव में डॉट स्लैश एच टी एम एल डबल स्टार, मतलब उसके अंदर भी फोल्डर हो या कुछ भी हो, और कोई भी फाइल हो उसका एक्सटेंशन क्या होना चाहिए, डॉट एच टी एम एल या फिर जेएस। फिलहाल हमारा डॉट एच टी एम एल होगा, जेएस तो हमारा रिएक्ट में होगा, तो उसको ऐसे ही रहने देते हैं। फिर दूसरा हमारा, हमको एक फाइल बनाना होगा इनपुट डॉट सी एस एस। इनपुट डॉट सी एस एस मतलब इसी को वो स्कैन करेगा। मतलब हो सकता है कि हमको कहीं ज़रूरत पड़े कि हम खुद से क्लास क्रिएट करें
क्योंकि टेलविन में बने बनाए क्लास हो सकता है कहीं पे हमारे लिए सफिशियंट ना हो, तो हम खुद क्लासेस क्रिएट करेंगे। तो इसीलिए हम एक और फाइल बना लेंगे इनपुट से, ताकि इसको भी साथ में वो लेके चले, इसको भी स्कैन करके। तो हम यहीं पे करते हैं तो इनपुट डॉट सी एस एस टी एम एल फाइल में ही रख देता हूँ मैं उसको। और इनपुट डॉट सी एस एस में मैं टेलविन के 3 लेयर्स होते हैं हमारे, बेस, कंपोनेंट और यूटिलिटीज, इसको भी हम लोग अभी देखेंगे। सिंपली ये चीज़ पेस्ट कर देना। और हमारा एक सी एल आई होता है जो कि स्कैन करता है कि किस डायरेक्टरी में हमारा इनपुट डॉट सी एस एस है, और उसको स्कैन करके वो एक आउटपुट डॉट सी एस एस फाइल जनरेट करता है। और जो हमारा फाइनल फाइल होगा वो आउटपुट डॉट सी एस एस ही होगा। तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और एक कमांड हम लोग बना देंगे एन पी एम में जाकर। तो हमारा जो स्क्रिप्ट फाइल है, तो मैं इसमें एक कमांड बना देता हूँ, मान लीजिए सी एस एस नाम का। और यहाँ पे इसको पेस्ट कर देंगे, एन पी एक्स टेलविन सी एस एस माइनस आई, मतलब इनपुट फाइल। तो इनपुट फाइल हमारा कहाँ पे है, ये है इनपुट डॉट सी एस एस। तो हमारा पाथ है डॉट स्लैश एच टी एम एल इनपुट डॉट सी एस एस माइनस ओ, हमारी आउटपुट फाइल क्या होगी, डॉट स्लैश एच टी एम एल, और ये आउटपुट डॉट सी एस एस सेम। तो मेन को हटा ही देते हैं क्योंकि मेन का कोई पर्पस नहीं बनता हमारा। सेव करते हैं और कुछ नहीं, बस सिंपली उस कमांड को रन कर देना है, एन पी एम रन सी एस एस। तो यहाँ पे एक आउटपुट डॉट फाइल डॉट सी एस एस ये जनरेट करके दे देगा। ठीक। तो ये जो आउटपुट डॉट सी एस एस फाइल है, हम लोग इसी को यूज करेंगे अपने एच टी एम एल फाइल में, ना कि इनपुट डॉट सी एस एस। तो हम यहाँ पे आ जाते हैं, इसके प्लेन वाले लेआउट एंड उसको लिंक कर देते हैं, लिंक एल इक्वल टू स्टाइल सेट एंड एच आर इक्वल टू डॉट स्लैश आउटपुट डॉट सी एस एस हेलो। एंड इसी के साथ मैं अपना लाइव सर्वर भी ऑन कर लेता हूँ। हेलो आ गया। देखते हैं हमारा टेलविन काम कर रहा है या नहीं। इसकी यूटिलिटीज क्लास होती है टेक्स्ट 3 एक्सेल एंड वो काम कर रहा है। ठीक है, तो इस पे वर्क करने से पहले थोड़ा बहुत हम इसकी बेसिक चीज़ें जान लेते हैं। तो ठीक है, तो कॉन्फ़िगर पैकेज डॉट जेसन एंड रोड मैप हमारा था हाउ टू कॉन्फ़िगर इट विद एचटीएमएल, ये भी हमारा हो गया। एंड कोर कंसेप्ट, लेयर, यूटिलिटीज, बेस, कंपोनेंट एंड वेरिएंट। तो हम लोग 3 पे ही ध्यान देंगे, वेरिएंट्स अभी हमारे कवर अप में नहीं रहेगा। यूटिलिटीज, बेस और कंपोनेंट्स। ठीक है, तो आते हैं बेस कंसेप्ट से। तो ये हमारे प्री फ्लाइट में आपको मिल जाएगा, कस्टमाइजेशन एंड प्री फ्लाइट। ठीक है, तो प्री फ्लाइट में हमारा ये होता है बेस कंपोनेंट, बेस लेयर। तो ये जो लेयर होता है हमारा, तो ये जो डिफ़ॉल्ट मार्जिन्स को करता है पहले रिमूव। ठीक है, तो जैसे हमारे जैसे आप लोगों ने भी जब सी एस एस लिखते होंगे, तो उसमें हमेशा करता होगा ना, स्टार मार्जिन जीरो, पैडिंग जीरो, बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स, है ना, करते थे कि नहीं। ठीक है, तो ये जो हमारा जो बेस लेयर है ना, ये जो बेस लेयर, तो इन सब चीज़ों को ये कवर अप करता है। तो सिंपली ये क्या करता है, डिफॉल्ट मार्जिन आर रिमूव, मतलब एचटीएमएल के जितने एलिमेंट्स हैं सबके मार्जिन को हटा देता है। दूसरा क्या करता है, हेडिंग्स आर अनस्टाइल्ड, मीन्स H1 H2 H3 H5 6 ये जितने होते हैं सबका एक अपना फिक्स साइज होता है। जैसे H1 सबसे बड़ा होता है, फिर H6 सबसे छोटा होता है। तो ये अनस्टाइल्ड मतलब सबकी साइज एक बराबर हो जाएगी। फिर दूसरा है लिस्ट आर अनस्टाइल्ड, जैसे हमारे पास दो लिस्ट होता है, ऑर्डर लिस्ट, अनऑर्डर लिस्ट। तो ऑर्डर लिस्ट होगा तो हमारा 1 2 3 लिखता है हमारे हर एक लिस्ट आइटम के नीचे जस्ट बिफोर। और अगर अनऑर्डर लिस्ट है तो डॉट या फिर डिस्क आ जाता है। तो ये सारी चीज़ों को हटा देता है। जो हमारा ये बेस लेयर है उसकी बात हो रही है, बेस लेयर का यही काम होता है। फिर लिस्ट आर अनस्टाइल्ड एंड अगला है इमेजेस आर ब्लॉक लेवल, मीन्स इमेजेस एसवीजी वीडियो बाय डिफॉल्ट वो इनलाइन एलिमेंट्स होते हैं, तो उनको वो ब्लॉक लेवल में कन्वर्ट कर देता है। ब्लॉक लेवल एलिमेंट से वाकिफ होंगे सब लोग। हम्म हम्म ओके। फिर उसके बाद हमारा होता है इमेजेस आर कंटेंट टू द पेरेंट विथ, मतलब उनका बाइट, चूंकि ब्लॉक लेवल है तो जाहिर सी बात है उनका जो पेरेंट होगा उसके 100% विथ ले लेंगे। बॉर्डर बॉर्डर स्टाइल्स आर रीसेट ग्लोबली, मतलब सारे बॉर्डर्स को हटा ही दिया जाता है। और एक्सटेंडेड प्ले फाइट हम इसको आगे देखेंगे कैसे हम लोग प्ले फाइट को मॉडिफाई कर सकते हैं अपने हिसाब से।
फिर अगला था हमारा यूटिलिटीज। यूटिलिटीज क्लास हमारे जो सी एस एस टेलविन सी एस एस में बिल्ट इन क्लास है जो इन्होंने इसके डेवलपर्स ने बना रखे हैं, जैसे फ्लेक्स हो गया, पैडिंग टॉप हो गया, टेक्स्ट 3 एक्सएल हो गया। ये सारे हमारे यूटिलिटीज क्लास है जिनको हम यूटिलाइज करेंगे अपने कोड को या फिर डिजाइन करने को, मतलब अपनी यूआई को। फिर दूसरा थिंग है हमारे कंपोनेंट्स। कंपोनेंट्स मीन्स हमारे पास अगर हम कभी प्लगइन्स वगैरह यूज करते हैं तो डेजी वाई जैसे हमने यूज किया था तो उसमें हमको एक यूटिलिटी क्लास मिल जाता था बटन, BTN। तो ये सिंपली क्या करता था, एक बटन को एक बाय डिफॉल्ट हाइट विड्थ सब कुछ सेट कर देता था, तो ये कंपोनेंट का पार्ट आ जाता है। जैसे कंटेनर हो गया हमारा, ये एक कंपोनेंट है जिसकी एक ऑलरेडी फिक्स चीज़ें हैं, हाइट विड्थ अपने डिस्प्ले के हिसाब से। और मान लीजिए हम लोग डेजी यूआई यूज करेंगे तो डेजी यूआई, तो ये सारी चीज़ें कंपोनेंट्स में जाके ऐड होती है अगर हम कोई भी प्लगइन्स वगैरह यूज़ करते हैं। तो ये डेजी यूआई एक टेलविंड का प्लगइन है, तो हमको इसको तो नहीं पढ़ना, पर मैं एक चीज़ दिखा देना चाहता हूँ। जैसे हमारा ये रहा बटन, बटन न्यूट्रल, बटन प्राइमरी, तो ये जो बटन है ये हमारा एक कंपोनेंट है। ये एकॉर्डियन, ये जो एकॉर्डियन है ये हमारा एक कंपोनेंट है, तो ये इस तरह से उसको एक्सटेंड करता है। तो ये जो हमारा टेलविंड लेयर था वो नए कंपोनेंट्स को हमारे प्लगइन से इंट्रोड्यूस करा देता है, या फिर टेलविंड में भी कुछ बने बनाए होंगे। फिर हॉवर, फोकस एंड अदर स्टेट, ये हम लोग कोड करके देख लेंगे, इस पर ज़्यादा डिस्टर्ब करके टाइम ना वेस्ट करें और सीधे चलते अपने कोड पे। ठीक है, तो अब जैसा कि हमने बताया आज का मेन फोकस है हमारा रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन बनाना, है ना। तो अगर जब भी हम रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन बनाने जा रहे हैं तो हमारा सबसे पहले फोकस होना चाहिए मोबाइल व्यू पे। हम्म? क्योंकि टेलविंड का भी जो डिज़ाइन जब डेवलपर्स ने बनाया तो उसमें उन्होंने भी ये माइंड में रखा कि हमारा जो ये मोबाइल फर्स्ट अप्रोच फ्रेमवर्क है, ये जो हमारा फ्रेमवर्क है, यह हमारा sorry, यह है हमारा MOBILE मोबाइल फर्स्ट अप्रोच API मीन्स जो मीन्स हमारा जो यूआई बना है तो ये कहता है कि हम मोबाइल के लिए पहले बनाए और बाकी सब डिस्प्ले के लिए हम अपना ब्रेक पॉइंट्स यूज करते जाएं। जैसे अगर इसमें देखा जाए तो हमारे पास एक एस एम ब्रेक पॉइंट है, ये शायद 680 पिक्सल पे है, वो भी मिनिमम 680 पिक्सल। मीन्स हम ये एस एम ब्रेक पॉइंट तभी अप्लाई होगा जब हमारी स्क्रीन का साइज 680 हो या उससे ज़्यादा हो, उससे कम होगा तो ये नहीं काम करेगा। फिर हमारे पास एस एम के बाद LG आता है, MD आता है, MD के बाद LG के बाद एक्स्ट्रा लार्ज, फिर 2XL। तो ये हमारे सारे ब्रेक पॉइंट्स है, तो ये सब हम कुछ देखेंगे आज। तो आते हैं हमारे index.html पे। तो मैं आज सिंपली एक नेविगेशन बार बनाता हूँ और उसमें हम लोग रिस्पॉन्सिवनेस को देखा जाएगा। ठीक है, तो अभी ये हमारा लाइव सर्वर है, ये हमारा VS कोड, मैं इसको हाइड करता हूँ। ठीक है, तो चलते हैं, पहले एक नया बना लेते हैं, नया, और उसके अंदर हम एक यूएल बना लेते हैं। नेविगेशन के अंदर एक डिवीजन बना लेते हैं, मान लो यहाँ पे हमारा हमारा लोगो कुछ आ जाएगा, और यूएल के अंदर हमारा एल आई हो। ठीक है, सेव करते हैं। कुछ ऐसा हमारा लेआउट रेडी हो गया। ठीक है, तो हम चाहते हैं कि ये जो लोगो है वो इस कॉर्नर में रहे, बाकी सारे लिंक्स हमारे इस कॉर्नर में। जाहिर सी बात है हमारा जो इसको पेरेंट बॉक्स होगा उसको हम लोग डिस्प्ले कर देंगे फ्लेक्स। तो इससे हमारा जो ये है, इसको फ्लेक्स लिखते ही जो हमारा आउटपुट डॉट सी एस एस है उसमें एक फ्लेक्स आ जाएगा, क्योंकि हमने पाथ सेट कर रखा है। और ये हमारा देखो जब भी हम कुछ भी सेव करेंगे ये हमारा इसको रीबिल्ड करेगा। रीबिल्ड इन द सेंस ये हमारे HTML फाइल को स्कैन करेगा, इनपुट डॉट सी एस एस को स्कैन करेगा अगर हमने कुछ इसमें लिखा हो तो, और उन सारी चीज़ों पे आउटपुट डॉट सी एस एस में राइट कर देगा। ठीक है, तो ये हमारा इतना सब कुछ प्री फ्लाइट का था, मतलब बेस डॉट सी एस एस का पार्ट था, और लास्ट में देखेंगे तो हमारा डॉट फ्लेक्स करके ऐड हो चुका होगा। ये रहा डॉट फ्लेक्स और टेक्स्ट 3 एक्सर जो मैंने पहले यूटिलाइज किया था। मतलब हमारी टेलविंड सीएसएस बहुत बड़ी लाइब्रेरी है, लेकिन इसमें वही चीज़ें ऐड होगी जो हमने यहाँ पे लिखा है HTML फाइल में। जो क्लास हमने यहाँ पे लिखा है वही यहाँ पे बनेगा, दूसरा एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं। ठीक है, तो वापस आते हैं इसी पे, इसको मैं करता हूँ हाइड और इसको भी। तो सिंपली डिस्प्ले फ्लेक्स, इन दोनों कर देंगे जस्टिफाई बिटवीन, ये आ गया इस कॉर्नर में। एंड कुछ बैकग्राउंड दे देते हैं, डिजिट स्लेट समथिंग 500।
एंड इक्यूएल जो हमारा है उसको भी डिस्प्ले हम लोग इनलाइन फ्लेक्स कर देते हैं ताकि वो कवर अप करे लेकिन पूरा एरिया में। इनलाइन फ्लेक्स दैट मच एंड सारे एल आई आइटम्स को सिलेक्ट करते हैं। क्लास नेम इज इक्वल टू, उनको कुछ पैडिंग दे देते हैं। पैडिंग हम ई वाई टू एन पी एक्स 4, मतलब पैडिंग वाई डायरेक्शन में, पैडिंग एक्स डायरेक्शन में हमारा 4। तो ये हमारा इस तरह से कुछ लेआउट रेडी हो गया है कि नहीं। यहाँ यहाँ तक में कोई कंफ्यूजन किसी को? हाँ, तो ये हमारा जो हमें फ्लेक्स लिखा है ये जस्टिफाई बिटवीन, इसको हम लोग बोलते हैं यूटिलिटीज टेलविंड के। ठीक है, तो अब हम देखो अभी हमारा सिंपल सा लेआउट तैयार है और इसमें हम जैसे हमारा वो था ना एक ये हॉवर फोकस एंड अदर स्टेट, तो मान लीजिए हमको होवर करना है, इस पे होवर करने पे हमको कुछ इफेक्ट दिखाना हो तो हमको हर एक में होवर लिखना होगा। मल्टी कर्सर यूज कर सकते हैं होवर। अब यहाँ पे इसका यूटिलिटी, अगर मैं उसको होवर करूँ तो उसका बीजी क्या हो जाए, कोई भी कलर दे सकते हैं। तो मान लीजिए मैं क्या दे दिया 100 300, मतलब इसको अबाउट 20 कॉन्टैक्ट एंड प्रोडक्ट्स एनीथिंग। ठीक है, तो बेसिक लेआउट हमारे एक तरह से देखा जाए तो नया का हमारा रेडी हो चुका है। ठीक है, अब मुझे अगर इसको मोबाइल व्यू में सेट करना है जो हमारा मेन मोटिव रहता है। ठीक है, मैं चाहता हूँ जैसे ही हमारा मोबाइल व्यू आए ये लोगो तो यहीं पे रहे लेकिन यहाँ पे मेरा एक मेन्यू बटन आ जाए वो बार्स वाला। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग हमारे पास एक टेलविंड सीएसएस बेस्ड ये एक फ्रेमवर्क है हीरो आइकन्स करके। यहाँ पे आपको ब्यूटीफुल क्राफ्टेड एसवीजी आइकन्स बाय द मेकर्स ऑफ टेलविंड सीएसएस, मतलब ये ऑफिशियल टेलविंड सीएसएस का ही है। तो मान लीजिए हमको वो चाहिए बार्स, इसको हम लोग बोलते हैं शायद बार्स। ये उसमें से ढेर सारे आ गए तो हमको दो चीज़ें, कॉपी एसवीजी कॉपी जेएसएक्स। तो जब रिएक्ट पे काम करेंगे तो हम लोग जेएसएक्स को ले लेंगे, बाकी हम एसवीजी फिलहाल ले लेते हैं। ठीक, आ जाते हैं वापस और इसी में बीच में हम लोग एक और डिवीजन बना देते हैं जिसमें हम लोग बटन ऐड कर देते हैं। मान लीजिए हमने बटन ऐड करे और वहाँ पे एसवीजी को हमने पेस्ट कर दिया, ये बटन हमारा बन के रेडी हो गया। और मैं ऊपर नीचे हो रहा है इसलिए मैं यहाँ पे कर दूंगा आइटम्स सेंटर। ठीक है, बढ़िया, एक नंबर। और सेम चीज़ें क्लासेस में बटन पे भी पेस्ट कर देता हूँ ताकि हमारा इस तरह का इफेक्ट आए। ठीक है, अब चूंकि ये देखो ठीक है, तो हमारा मोबाइल मोबाइल व्यू पे पहले फोकस करेंगे क्योंकि इसको रेस्पॉन्सिव बनाना है। तो हमारा पहला टास्क ये होगा कि मोबाइल व्यू पे ये सारी चीज़ें हिडन रहेंगी। ठीक है, तो मैंने इसको यहाँ पे कर दिया हिडन, छुप गया। अब देखो अब बस ये लोगो बचा और ये बस बटन बचा। ठीक है, लेकिन मुझे ये भी चाहिए कि जैसे ही मैं मोबाइल व्यू से इसका बड़ा व्यू पे जाऊँ ये भी छुप जाए। तो सिंपली यहाँ पे आ जाएंगे क्लास। क्लास मान लो हम लोग मीडियम साइज के जाने के बाद हम इसको हाइड कर देंगे। तो स्मॉल साइज पे दिख रहा और मीडियम पे जाते ही हाइड हो गया, दिख रहा हाइड हो गया। ठीक है, तो अभी दिख रहा है। ठीक, तो अब हमारे पास तो तरीका है। अब यहाँ पे हम होवर करते ही हमको एक नया यहाँ पे ड्रॉप डाउन खुल जाए या फिर यही चीज़ें दिखने लगे तो इस तरह का लेआउट हम क्रिएट कर सकते हैं। तो मान लीजिए यहाँ पे ना होवर करते होवर सॉरी होवर करते ही यहाँ पे एक बॉक्स आ जाए हमारा जो लेआउट में, तो या तो हम इसी को मॉडिफाई कर सकते हैं या फिर हम एक नया कंपोनेंट भी बना सकते हैं अपने ज़रूरत के हिसाब से। चलते हैं तो मैं इसी को ही मॉडिफाई कर देता हूँ। ठीक, उसमें हम लोग को एक अच्छा सा कंसेप्ट देखने को मिल जाएगा ग्रुप और पीयर का, जो कि मैंने इसमें लिखा है या नहीं, अदर स्टेट में वो आ जाएगा। ठीक है, तो इसको फिलहाल ये हिडन है लेकिन मैं तो मुझे हाँ एक और बात,
अभी मुझे सबसे पहली बात, मुझे मोबाइल व्यू लेआउट पे फोकस करना है। तो मैं एक बार ऐसे सेव करूँ, ये कुछ इस तरह का दिख रहा है। ठीक है, इसको मैं पोजीशन कर दूंगा एब्सोल्यूट। तो एब्सोल्यूट जो होता है अपने पेरेंट के रिलेशन में देता है, तो मुझे इसका जो पेरेंट है नेविगेशन को ही रखना है। तो मैं इसको कर दूंगा रिलेटिव, एंड इसकी पोजीशनिंग दे देते हैं टॉप से 0, लेफ्ट से 0, एंड नहीं राइट से 0 का RIGHT राइट से 0। तो ये यहाँ पे आ गया। कुछ बैकग्राउंड कलर दे देते हैं, दीजिए क्या 400, स्लेट भी रखते हैं ताकि इससे ना। ठीक है, तो ये ऊपर चला जा रहा है, तो टॉप से मैं अगर 10 दे दूँ तो बढ़िया। हम्म, ठीक है, देखो अब ये बाय डिफॉल्ट दिख रहा है। मैं चाहता हूँ इसमें बटन पे होवर करूँ तभी दिखे, नहीं तो मत दिखे। मैं होवर करूँ तो ये दिख जाए, नहीं तो मत दिखे। ठीक है, तो मुझे इसको बाय डिफॉल्ट देना पड़ेगा ये हिडन है, छुप गया। ठीक है, अब हम इसमें थोड़ा दो चीज देखेंगे। अ, एक होता है हमारा पीयर और दूसरा होता है हमारा ग्रुप। ठीक है, ये कुछ नया चीज होगा, काफी बढ़िया चीजें समझने के लिए। तो उसका इसको समझने के लिए इससे पहले अगर मैं एग्जांपल दूं, तो हम जब CSS करते थे, है ना, तो मान लीजिए कोई बटन है, तो मैं ये लिखता था बटन होवर, और उस पर होवर करने के बाद मतलब सम कंटेनर डिस्प्ले, DISPL डिस्प्ले, या फिर ब्लॉक, या फिर जो भी। ठीक है, तो कुछ इस तरह का इफेक्ट हमको लाने के लिए हम लोग पीयर या ग्रुप का यूज कर सकते हैं। जैसे होता था ना कि हम कोई बटन पे होवर करें तो वहां पे जो कंटेनर वो डिस्प्ले हो जाए। जैसे ड्रॉप डाउन मेन्यू होता था, उस बटन पे होवर करने के बाद उसका ड्रॉप डाउन शो होने लगता था। इस तरह का CSS आपने किया है कि नहीं? ठीक है ना? तो इन सब चीज़ों को भी हम लोग टेलविड में आसानी से हैंडल कर सकते हैं, और इसी चीज़ को हैंडल करने के लिए हमारे पास दो चीज़ आता है, एक पीयर आता है, एक ग्रुप आता है। माइक बंद कर लो जिससे साउंड आ रहा है। पीयर और ग्रुप। ठीक, तो हम लोग पीयर पे पहले चलते हैं। तो पीयर मतलब होता है कि जो हमारे आसपास एक साथ रहने वाले पड़ोसी हो, या फिर कॉमन चिल्ड्रेन हो। कॉमन चिल्ड्रेन इन द मीन्स हमारा ये और ये ये डिवीजन पीयर कहलाएंगे। हम्म, और इन सबको एक साथ कौन वो रैप कर रहा, हमारा नैव। तो ये इन सब का टोटल हो गया ग्रुप। ठीक है, तो अगर मैं चाहता हूँ इस नैव पे होवर करने पे ये बॉक्स दिखे, तो मैं ग्रुप यूटिलाइज करूंगा। लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये देख रहा हूँ ना, ये और ये आपस में चिल्ड्रन है ना, मतलब पड़ोसी। ठीक है, हाँ, तो ये दोनों आपस में पड़ोसी हैं, तो मुझे इन दोनों के बीच का इफेक्ट यूटिलाइज करने के लिए हमको पीयर यूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये जो हमारा ये जो पीयर होता है ना, इनमें हम लोग नेम भी ऐड कर सकते हैं। नेमिंग, सॉरी, माइक बंद कर दो थोड़ा। नेमिंग और ग्रुप में भी हम उसका एक नेम दे सकते हैं। मतलब इन दोनों में हम नेम भी दे सकते हैं, नहीं भी दे सकते हैं, हमको जरूरत के हिसाब से। तो मान लो मैंने रख दिया इसको पीयर। ठीक है, हो गया। अब मैं चाहता हूँ कि इस पीयर पे जब मैं होवर करूँ, तो ये पीयर हमारा ये बटन वाला ब्लॉक है। हम्म, तो मैं चाहता हूँ इस बटन पे जब मैं होवर करूँ तो मेरा ये जो है, इस पे चीजें इफेक्ट करें कि ये जो हिडन है वो ब्लॉक हो जाए। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा PEER पीयर हाइफन होवर। ठीक, इसके जो मतलब इस UL का जो पीयर होगा, अगर मैं उस पर होवर करूँ तो इस पे क्या हो जाए, ये डिस्प्ले ब्लॉक हो जाए। है ना? हुआ? है ना? डिस्प्ले ब्लॉक हो गया। अब जैसे ही मैं उस बटन से हटूंगा वो गायब हो जाएगा। ठीक है, लेकिन मैं चाहता हूँ अब मुझे इस पे भी तो बटन जो होम आ रहा है उस पर भी तो क्लिक करने जाना है। तो मतलब यहाँ से बटन के हटने के बाद मैं इसी ब्लॉक पे आ जाऊंगा। तो इसका मतलब कि जब मैं उसी ब्लॉक पे जाऊं, मतलब जब मैं उसी पे हॉवर करूं तो भी ये क्या रहे, ब्लॉक रहे। तो यहाँ पे था, मैं यहाँ पे आ। समझ में आया? ठीक है,
तो मान लो ऐसा हो गया कि यहाँ पे मान लो एक मुझे ज़रूरत की वजह से मुझे एक और पीयर क्रिएट करना पड़ा। ठीक है, तो इन चीज़ों को डिफरेंशिएट करने के लिए ये दो बटन क्रिएट हो गए। इस पे भी होवर कर रहा हूँ तो हो जा रहा है, इस पे भी होवर कर रहा हूँ तो हो जा रहा है। मान लो ये पीयर, इस पीयर के थ्रू मुझे दूसरा ड्रॉप डाउन दिखाना था, ना कि ये। ठीक है, तो मैं इन पीयर का नेमिंग भी दे सकता हूँ। तो मैं पीयर के आगे जस्ट यहाँ पे स्लैश ए लिख दूंगा, या फिर मान लो मैंने नैव लिख दिया। ठीक है, तो ये पियर नैव हो गया। तो मतलब कि ये पियर है और उसका नाम है नैव। ठीक है, तो यहाँ पे भी मुझे मॉडिफाई करना पड़ेगा कि पियर हॉवर, लेकिन मुझे किस पे हॉवर करना है, नैव पे। मतलब पियर पे, और जिसका नाम नैव हो मैं उस पे हॉवर करूँ तब ये डिस्प्ले ब्लॉक हो। तो शायद ये है। देखो इस पे नहीं हो रहा, इस पे हो रहा है, तो यही है जिसका नेम था नैव। इसको इरेज कर देते हैं। ठीक है, तो मतलब हम पियर का नेम भी दे सकते हैं। तो ये हमारा हो गया ना, देखो। ठीक है, अब दूसरा हमारा था, हमने मीडियम साइज को हमारा ब्रेक पॉइंट रखा था। तो मैं जैसे ही मीडियम के ज़्यादा जाऊंगा, ये मेरा हाइड हो गया, बटन हाइड हो गया। अब जैसे ही मैं मीडियम से ज़्यादा गया, मैं चाहता हूँ अब मेरा ये यूएल अपने आप दिखने लगे, मुझे पीयर वेयर की ज़रूरत नहीं। ठीक, तो बाय डिफ़ॉल्ट ये जो हिडन, जो पोजीशन एब्सोल्यूट था, मैं इसको कर दूंगा स्टैटिक। क्योंकि हम अगर पोजीशन एब्सोल्यूट रखेंगे तो हमारा ये, अब जैसे ही ये स्टैटिक होगा हमारे टॉप राइट का कोई मतलब नहीं रह जाएगा, क्योंकि जब तक पोजीशन हमारा एब्सोल्यूट या फिर फिक्स या फिर ये सब नहीं होता, तो इन सब का कोई मतलब नहीं रहता। तो स्टैटिक मतलब जो डिफ़ॉल्ट बिहेवियर होता है, तो ये डिफ़ॉल्ट बिहेवियर अब दिख भी नहीं रहा। दिख नहीं रहा क्यों? क्योंकि ये बाय डिफ़ॉल्ट ये हिडन। मैं चाहता हूँ जैसे ही मीडियम साइज पे पहुंचे ये ब्लॉक, ब्लॉक दिखने लगा। लेकिन मैं चाहता हूँ ये क्या दिखे, फ्लेक्स। तो मैं ब्लॉक के बजाय दी दूंगा इनलाइन फ्लेक्स। अच्छा हाँ, और इस पे जो होवर वाला इफेक्ट था ये, तो इसको मुझे भी, मैं यहाँ पे, या तो इसको मैं रीसेट भी कर सकता हूँ, रीसेट पे एम डी होवर नन कर देते हैं, या फिर होवर, यहीं पे सेम चीज रख देते हैं ताकि कोई इफेक्ट ना पड़े, इन लाइन फ्लेक्स। ठीक है, क्योंकि तो होवर करे तो ना करे तो बाय डिफॉल्ट टू इन लाइन फ्लेक्स ही होने वाला है, तो क्या फर्क। देखो हमारा रेस्पॉन्सिव डिजाइन रेडी। समझ में आया? तो हमको ज़्यादा इनलाइन यूटिलाइज भी नहीं करना पड़ेगा। और मैं एक और चीज़ एग्जांपल दिखाना चाहूँगा कि क्यों मैं ज़्यादा फोकस करता हूँ कि हम लोग टेलविन में ही कोड लिखें, ना कि हम लोग अपना कस्टम सीएसएस लिखें। उसका वजह ये है, मैं दिखाता हूँ कुछ। मान लो मैंने इनपुट डॉट सीएसएस पे आया, मैंने एक क्लास बनाया डॉट रेड, और ये सिंपली क्या करेगा, कलर रेड डॉट ब्लू, और ये सिंपली क्या करेगा, सी कलर ब्लू। ठीक है, सिंपली मैंने दो प्ले, अब मैं ये टेलविन का पार्ट नहीं है क्योंकि हमने सिंपल ऐसे लिखा है। तो ये हमारा एक सी एस एस का क्लास है डॉट रेड और डॉट ब्लू। सेव करता हूँ और मैं यहाँ पे नेविगेशन के जस्ट नीचे एक पैराग्राफ बनाता हूँ, लॉरेन टेन। हमारा पैराग्राफ आ गया। ठीक? तो मैं इसमें सिंपल क्लास रेड करूँगा, तो एक टेक्स्ट को रेड कर दे रहा। अगर मैं ब्लू करूँ तो ये ब्लू कर दे रहा। ठीक है, लेकिन हो सकता है मान लो कि मुझे ये था जो मोबाइल व्यू है, मुझे मोबाइल व्यू पे ब्लू चाहिए, लेकिन मैं चाहता हूँ जैसे ये मीडियम साइज पे पहुंचे ये रेड हो जाए। ठीक है, तो ट्राई करते हैं, एम डी है ना, एम डी और मीडियम होते इसका जो क्लास हो जाए वो क्या हो जाए, रेड। हाँ ये वर्क कर रहा है, रेड हुआ ये, नहीं हुआ क्योंकि हमने प्लेन सीएसएस ले रखा है। तो ये मीडियम साइज, क्योंकि ये एम डी तो टेलविन का पार्ट है, बट ये जो रेड है हमारा एस सी एस एस का पार्ट हो जाता है, जो कि टेलविन उतना उसको कंसिडर नहीं करेगा क्योंकि उसके लेयर के पार्ट नहीं है। क्योंकि ये मीडियम साइज और ये एल जी साइज, ये ब्रेक पॉइंट्स वगैरह वो अपने लेयर्स पे अप्लाई करता है, इसीलिए।
तो ये यहाँ पे रेड वर्क नहीं करेगा। इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, हम इसको टेलविड में रखेंगे। तो इसको मैं यहाँ पे कट करूँगा और हम लोग मान लो वो हमने एक नया यूटिलिटी बनाया है डॉट रेड करके, ठीक है। तो एट द रेट लेयर और उस लेयर को हम सेलेक्ट करेंगे यूटिलिटी एंड ये कर्ली ब्रेसेस और इसके अंदर हम इसको लिख देंगे डॉट ब्लू डॉट रेड। अब ये जो है डॉट रेड और डॉट ब्लू, अब ये यूटिलिटी क्लास बन चुका है टेलविंड का। हमने जस्ट अभी ये यूटिलिटी क्लास किया, मतलब क्रिएट किया टेलविंड का, ठीक। अब देखना अब ये वो, ठीक, अब देखना ये स्मॉल साइज था बाय डिफॉल्ट और जैसे ही हम मीडियम साइज पे पहुंचेंगे, मीडियम साइज पे पहुंचते ही ये रेड वाली यूटिलिटी को अप्लाई कर देगा। बाय डिफॉल्ट ये ब्लू यूटिलिटी था, तो ब्लू यूटिलिटी क्लास की वजह से हमारा टेक्स्ट ब्लू था और हमने ब्रेक पॉइंट लगा दिया कि जैसे ही मीडियम साइज पे पहुंचो स्क्रीन का हमारी रेड यूटिलिटी वर्क करे। तो जैसे ही हम ब्लू, देखो मीडियम पे जैसे ही गए हमारा ये रेड हो गया। तो इसीलिए जो हमारा अगर मैं यहाँ पे इनलाइन सीएसएस लिखूंगा तो मेरा ये जो रेस्पॉन्सिव वाला पार्ट है वो कितना डिस्टर्बिंग हो जाएगा, खुद समझ सकते हो, है कि नहीं। क्योंकि जो इनलाइन सीएसएस होता है ना उसकी प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा होती है। तो ये यहाँ पे कुछ भी लिखो जो इनलाइन में होता है वही हमारा फाइनल होता है। मान लो हो सकता है तुमने कोई एक नया कंपोनेंट बना दिया हो अपना एक शॉपिंग कार्ड, तो उसको तुम एट द रेट लेयर कंपोनेंट्स में रख दो क्योंकि वो कंपोनेंट की तरह काम कर रहा है। डॉट शॉपिंग कार्ड, यहाँ पे आप CSS अप्लाई कर सकते हो। अब एक और इसमें मज़ेदार चीज़ है, जैसे मान लो मैंने एक यूटिलिटी बनाई डॉट हेडिंग, या फिर मान लो मेरे रिक्वायरमेंट थी मैंने एक हेडिंग बनाई, तो मैं यहाँ पे फंट साइज 45 पिक्सल में खुद का भी CSS लिख सकता हूँ, या फिर जो हमारे टेलीविड में यूटिलिटी क्लास ऑलरेडी हैं जैसे टेक्स्ट टू एक्सएल बैकग्राउंड अभी पैडिंग टॉप पैडिंग लेफ्ट पैडिंग राइट, ये सब कुछ मैं अप्लाई कर सकता हूँ। सिंपली लिखना होगा मुझे एट द रेट अप्लाई टेक्स्ट टू एक्सएल, ठीक है। तो ये जो अप्लाई है और ये जो टू एक्सएल है वो यूटिलिटी क्लास है टेलविंड के अंदर का। टेक्स्ट टू एक्सएल बीजी रेड 400 पैडिंग 5 सिंपल, हमने कहीं CSS लिखा भी नहीं और इसी से हमारा सारे काम हो जाएगा। अब मैं जहाँ भी डॉट हेडिंग लिखूंगा ये सारी चीज़ें वहाँ पे अप्लाई कर देगा। ओके, मान लो मैं यहाँ पे कुछ लिख दिया एंड क्लास इज इक्वल टू हेडिंग, पैडिंग 2 करना पैडिंग 2 कर दो, ठीक है। और ये जो बेस है जैसा कि मैंने बताया था कि जो डिफ़ॉल्ट बिहेवियर है उन सबको हटा देता है। तो जो डिफ़ॉल्ट बिहेवियर था हमारे हेडिंग का, चूंकि मैंने H1 लिखा था तो ये इसका फंट साइज बहुत बड़ा होना चाहिए था, लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट ये 2 एक्सेल जो मैंने यहाँ पे दिया था अगर मैं इसको हटा दूँ तो बाय डिफ़ॉल्ट देखो इसका फंट साइज छोटा हो चुका है। तो ये किसकी वजह से हुआ, ये हमारे इस बेस लेयर की वजह से हुआ। मैं चाहता हूँ कि उसको मॉडिफाई कर दूँ खुद से, तो मैं यहाँ पे सिंपली लिख दूंगा एट द रेट लेयर बेस H1 एंड एट द रेट अप्लाई। अब तुम जितना चाहो, मान लो H1 की शेडिंग तुम रख रहे हो टेक्स्ट 3 एक्सेल या फिर 5 एक्सेल रखो, ठीक है। तो अब ये जहाँ भी तुम H1 लिखोगे तुम्हें क्लास लिखने की जरूरत नहीं, वो ऑलरेडी अप्लाई हो चुका है क्योंकि ये बेस की प्रॉपर्टी थी कि H1 की फंट साइज छोटा हो चुका था। अब ये उसको बाय डिफॉल्ट ओवरराइड कर देगा। अब मैं कहीं भी H1 लिखूं मेरा बाय डिफॉल्ट वही वर्क करेगा, दिस इज H1, ठीक है। तो ये हमारा लेयर बेस हो गया, ये हमारा यूटिलिटीज हो गया। और लेयर कंपोनेंट्स फिलहाल हमने कोई प्लगइन इंस्टॉल नहीं किया है तो हमारे पास कोई कंपोनेंट्स तो है नहीं जिससे हम बना सके, या फिर तुम खुद का ही कंपोनेंट क्रिएट कर लो। मान लो कोई कार्ड तुमने बना रखा है तो एट द रेट लेयर कार्ड सॉरी कंपोनेंट्स, और तुमने उसमें एक कार्ड बना दिया। अब यहाँ पे जो भी तुम एडिट अप्लाई करके या चीज़ें लिखो या फिर फॉन्ट साइज करके लिखो या फिर हाइट विथ मान लो 100 पिक्सल, मतलब जो भी चाहो, तो इस तरह से तुम अपना एक कंपोनेंट भी क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। तो हमारे रोड मैप का रेस्पॉन्सिव डिज़ाइन समझ में आया, कस्टमाइज समझ में आया, और थोड़ा सा मैं ये हॉवर स्टेट फोकस के साथ मैं ये पीयर और ग्रुप भी समझाना चाहूँगा, ठीक है।
उसके लिए हम लोग यहाँ पे आते हैं। विजिबल है ना सबको अच्छे से सब कुछ? ठीक है, तो चलो एक फॉर्म बनाते हैं। फॉर्म में मैंने इनपुट बना दिया, टाइप इक्वल टू ईमेल, बंद कर दिया, एंड बटन टाइप इक्वल टू सबमिट। सबमिट, ये हमारा तो इनपुट है। तो मैं सिंपली इसको बिजी रेड 100 दे देता हूँ ताकि हमारा फॉर्म विजिबल रहे। एडिंग टू, अब इसको मैं कर देता हूँ, फॉर्म बाय डिफॉल्ट सबमिट हो जा रहा है, मैं इसको कर दूंगा रिक्वायर्ड, और इसको कर दूंगा मैं रिक्वायर्ड। अब देखो मैं सबमिट कर रहा हूँ तो कह रहा ना प्लीज प्लीज फिल आउट दिस फील्ड, और इसको इसने हाईलाइट कर दिया। ये एरर था, ठीक है, मतलब ये जो था ये इनवैलिड, इसमें एक इवेंट होता है कि ये फील्ड हमारा जो है इनवैलिड है। इस चीज को भी आप हैंडल कर सकते हो टेलविंड से। मान लीजिए क्या था, ये तो था इनवैलिड, है ना, देखो इसका एक सूडो सेलेक्टर है इनवैलिड। अगर ये इनवैलिड हो तो इसका जो बैकग्राउंड कलर हो जाए वो हो जाए रेड। मैं रिफ्रेश कर रहा, रिफ्रेश कुछ पकड़ लो, इनवैलिड टेक्स्ट रेड 500। अच्छा, वो टाइप इक्वल टू ईमेल है, अगर मैं टेक्स्ट कर दूंगा वाइट, है ना, देखो ये टाइप इक्वल टू ईमेल था, तो हमने यहाँ पे जो भी लिखा है अभी इनवैलिड है। जैसे मैं इसको देखा ना, जैसे ये एक वैलिड ईमेल हुआ, जिसका ये जो था ना ये वाली प्रॉपर्टी हट गई, लेकिन जैसे ये इनवैलिड होगा ये रेड हो गया। आप और भी सीएसएस लगा सकते हो, मान लो जैसे ये इनवैलिड हो, इस पे बॉर्डर, बाय डिफॉल्ट इस पे बॉर्डर रहे ऑलरेडी, बॉर्डर, बॉर्डर की साइज हम दे सकते हैं 2, इस पे बॉर्डर है, और जैसे ये इनवैलिड हो बॉर्डर रेड हो जाए, है, बॉर्डर रेड है। सबमिट कर रहे हैं, और ये जो आ रहा है वो आउटलाइन की वजह से आ रहा है, जो आउटलाइन होता है, देखो अभी भी रेड है। अब जैसे ये एक इसका वैलिडेशन हो जाएगा कि ये ईमेल है, वो नॉर्मल हो गया। तो इस तरह से भी आप टेलीविड में चीज़ें हैंडल कर सकते हो, जहाँ की हमको क्लास बनानी ही नहीं पड़ रही। नहीं तो इस तरह से हमको इनपुट बनाना पड़ता, क्लास फिर यहाँ पे देते थे, सारी चीज़ें करते। ठीक है, अब एक और चीज़ दिखाता हूँ मैं, मज़ेदार चीज़। तो मान लो मैंने एक डिवीजन बनाया और इनपुट टाइप इक्वल टू RADI और रेडियो, और और यहाँ पे हम लोग जेंडर सिलेक्ट करने वाला रेडियो बनाएंगे, तो सिंपली मैं यहाँ पे लिखूंगा मेल। एक और ब्लॉक होगा हमारा, तो दोनों सेलेक्ट करा क्योंकि हमने नेम नहीं दिया है, तो नेम हमने दे दिया जेंडर। सेम चीज़ कॉपी करके मुझे यहाँ पे भी पेस्ट कर देना, तो अब ये रेडियो वर्क करेगा। ठीक है, लेकिन मैं चाहता हूँ कुछ इसको अच्छा दिखाना, तो अच्छा दिखाना इन द सेंस, इसको कट, अगर मुझे मैं इसको स्पैन के अंदर डाल दूँ, और मैं यहाँ पे मेल लिख दूँ, और इसको मैं दे देता हूँ क्लास इक्वल टू PX, मैंने मान लो 2 दे दिया, PY मैंने 4 दे दिया, बॉर्डर, बॉर्डर ब्लैक, है ना, इसको कमेंट कर देता हूँ।
आप तो अलग, आप तो आग लग, आप तो आग लगा देगा, पता नहीं, गन सिस्टम अलग है ना, वाले गन सिस्टम। ओवरराइट हो गई चीज़ें, पर ठीक है। क्योंकि ये सब कुछ ये हमारा इनपुट हमारा इनलाइन होता है, बॉर्डर ज़्यादा हो रहा है इसलिए वो चीज़ें दिखा रहा है, पर हम फिलहाल के लिए यहाँ पे ब्रेक को लगा देते पता नहीं, हैं। मान लो ये चेक किया मैंने, ये चेक किया, ठीक है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि जब मैं इस पे चेक करूँ तो इस पे कुछ इफेक्ट पड़े मेरा, ये हाईलाइट हो जाए या कुछ हो जाए। इस पे चेक करूँ तो ये कुछ हाईलाइट हो जाए या हो जाए, है ना। तो अब बताओ, आप ही लोग बताओ इन दोनों में कौन से रिलेशन आना चाहिए, पीयर होगा या ग्रुप। जाहिर सी बात है, तो मैं अब मुझे इवेंट किसका लिसन करना है, मुझे इस इनपुट का इवेंट लिसन करना है और इस पे अप्लाई करना है ना। अरे गूगल ठीक, मीट पे तो मैं पढ़ा। इस पर सिंपली दे दूंगा क्लास पीयर स्लैश मान लो मेल लिख दिया सिंपली, मैंने एक पीयर बनाया उसका नाम रख दिया मेल। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे लिखूंगा पीयर चेक्ड। ठीक है, वो इनपुट हमारा चूंकि रेडियो है तो उसका एक इवेंट होता है चेक्ड, तो पीयर चेक्ड और स्लैश यहाँ पे चेक्ड के पहले स्लैश मैं नाम लिखूंगा उस पीयर का मेल, और ये कोलोन, और जैसे ही वो चेक्ड हो इसका जो बीजी है वो हो जाए मान लो केयान 300। देखना आप जैसे मैं इसको चेक करूंगा, रिफ्रेश होने का थोड़ा सा, हम्म, कहाँ, यहाँ, नहीं नहीं नहीं, सही है सही है, वो सही है, हो सकता है इसकी वजह से हुआ। देखो पीयर मतलब, देखो फिर थोड़ा सा फर्क पड़ रहा है उसकी वजह से, इसको मैं हाइड कर देता हूँ। ठीक है, देखो अब जैसा था ना, जैसे मैं इसको चेक किया ये जैसे हो गया, और जैसे वो अनचेक होगा वो हट जाएगा, क्यों, क्योंकि हमने पीयर पे कब लगाया कि जैसे ही हमारा जो पीयर है वो चेक्ड होगा, कौन सा मेल वाला, तभी इस पे बीजी क्या हो, अगर ये चेक्ड नहीं रहेगा तो क्यों लगाएगा इस टाइप का, है ना। ठीक है, तो सेम चीज मैं यहाँ भी कर सकता हूँ, मैं इसको एक बना दूंगा क्लास पीयर एंड लिख दूंगा मेल सिंपली, और सेम चीज कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, नेम बदल देंगे, एफ ई शायद हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा एफ। हाँ देखो क्या, ठीक है, तो पीयर वाला कंसेप्ट क्लियर हो गया आपको। अगर इसको थोड़ा सा अच्छा लुक देना हो तो लेबल का नाम सुना होगा आपने, लेबल ये होता है कि वो पूरा लेबल हमारा जो है इनपुट के लिए एरिया क्रिएट कर देता है, मतलब उस लेबल के एरिया में हम कहीं भी क्रिएट करेंगे वो इनपुट पे फोकस डाल देता है। तो मैं एक लेबल क्रिएट कर दूंगा, और ये जो इनपुट है बाय डिफॉल्ट इसको डाल दूंगा मैं, ठीक है, बस अभी चूंकि ये जो स्पैन है वो इनपुट के अंदर ही आ रहा है, तो मैं उस पर लेबल पे क्लिक करूंगा तो वो इनपुट पे क्लिक करा देगा। अब तुम बताओ इस तरह का रेडियो बटन क्रिएट करने के लिए हमको कितना सीएसएस लिखना पड़ता है। उसका बहुत ज़्यादा सीएसएस लंबा चौड़ा लिखना पड़ता, लेकिन देख लो हमने बस पीयर बनाया और यहाँ पे उसका पीयर का लिसनर लिख दिया, हमारा काम हो गया, और हमारा इजीली हमारा कस्ट, हाँ, और इजीली हमारा कस्टमाइज्ड हमारे मन पसंदीदा रेडियो बॉक्स तैयार। ठीक है। हम्म, हाँ बताइए। हम्म, हाँ हाँ। हम्म, हाँ हाँ।
इनलाइन में जा रहा है, लेकिन इनलाइन सीएसएस नहीं लिखा जा रहा ना। यहाँ पे देखिए ना, जो कोड लिखा जा रहा है हम लोग बस यूटिलिटी क्लास यूटिलाइज कर रहे हैं। हाँ, तो मेरे को नहीं मिल हाँ रहा। हम ऊपर से देख किसी हाँ हाँ, अब मैं बता रहा दिक्कत क्या है। हाँ, तो पहला वाला ठीक था, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि अब वो भी थोड़ा सा, जैसे दिक्कत आ रही थी ना कि थोड़ा सीएसएस समझने में दिक्कत हो रही थी। हाँ हाँ, क्योंकि मेरा मेन पर्पस आज का था कि हम लोग रेस्पॉन्सिव डिजाइन बनाए। ठीक है, तो मैं एक एग्जांपल देना चाहूंगा। जैसे मान लो हमारा ये था, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया स्टाइल। ठीक है, और मैंने लिख दिया यहाँ पे फॉन्ट साइज 50 पिक्सल। तो ये हमारा, मैं थोड़ा सा इसको हाँ, भाई हटा तो देता हूँ मेरे ये को सब। नहीं बनाया है। ठीक है, तो ये बाय डिफॉल्ट 50 पिक्सल इसने ले लिया। मैं चाहे लगा देता हूँ इसको 60 पिक्सल। ठीक है, तो आप जो करते थे, आपने ऐसे इन लाइन में लिख देता थे आप 60 पिक्सल। ठीक, तो अब मुझे मान लीजिए इसको करना है रिस्पॉन्सिव। ठीक है, तो मैं इसको लिखूंगा कि मैं चाहता हूँ, जैसे, तो मैं चाहता हूँ कि जैसे ही और ये ये भाई लोग लार्ज भाई या फिर मीडियम या फिर कोई भी ब्रेक पॉइंट पे वो भी पहुंचे, नहीं इसका जो बोलते। फंट साइज है वो 2 एक्सेल पहुंच जाए। तो ये चीज़ कभी नहीं काम करने वाली। ये चीज़ कभी नहीं काम करने वाली, क्योंकि आप कितना भी क्लास बना लीजिए, कितना भी चीज़ें लिख लीजिए, सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी होती है इनलाइन सीएसएस की। यहाँ तक कि इनलाइन, ठीक है, तो सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी होती है इनलाइन सीएसएस की, क्योंकि हमारा 3 तरह का सीएसएस होता है ना। हाँ हाँ, नहीं, हाँ मेरा तो नहीं आता भाई प्रिंट लिखने का। हाँ हाँ, क्योंकि हमारा ये जो स्टाइल हो जाएगा ये सीएसएस का पार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो वो जो हमारे टेलविंड का ब्रेक पॉइंट्स है ना, उनके साथ नहीं चलेगा, तो इन सब चीज़ों के लिए हमको अलग से मीडिया क्वेरी लगानी पड़ेगी। ठीक है, तो अभी दिखाया था ना जैसे मैं, कि मैंने वो वाला एग्जांपल जो था मेरा, जैसे मैंने एक डॉट रेड करके और डॉट ब्लू करके एक क्लास बनाया था, है ना। देखो, ये मैंने डॉट रेड और डॉट ब्लू करके क्लास बनाया। अब मैंने इसको किसी लेयर के अंदर नहीं रखा, तो इसका मतलब ये सिंपली प्लेन क्लास है सीएसएस का, जिसका टेलविंड से कोई लेना देना नहीं। ठीक है, तो अगर मैं इस, हाँ, तो अगर मैं इस तरह से क्लास बनाऊंगा, तो देखना मुझे क्या दिक्कत आएगी। यार नहीं हम मैं प्रिंट यही नहीं बात हुई थी होते ना, हैं तो जैसे मैंने यहाँ पे मान लो बैकग्राउंड दिया, मैंने इसको क्लास दे दिया डॉट रेड वाला। है, देखो, तो सारी चीज़ों का कलर रेड हो गया। लेकिन मैं चाहता हूँ कि जैसे ही मीडियम पे मैं पहुँचूँ, इसका कलर ब्लू हो जाए। तो मैं जैसे यहाँ पे एम डी लिखूंगा, और मैं चाहता हूँ ये BLU, तो मैंने एक क्लास बना रखा है ना ब्लू का, तो एम डी के बाद ये ब्लू वाला अप्लाई होना चाहिए, लेकिन हुआ कहीं पे नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि ये जो एम डी है ये यूटिलिटी क्लास है तुम्हारा टेलविंड का, लेकिन ये जो ब्लू है ये यूटिलिटी क्लास नहीं है, अबे मेरे इसलिए वो चीज़ें सीएनजी काम में नहीं नहीं कर है रही हैं। भाई। तो इसको मैं यूटिलिटी क्लास बनाऊंगा, और उसको बनाने के लिए सिंपली मुझे एट लेयर लिखना पड़ेगा। मैं उस लेयर को दो सिलेक्ट बंदे करूंगा मार दिए यूटिलिटीज भाई। वाले को। ठीक है, और उसमें उसको पेस्ट कर दूंगा, तो मैंने एक नया यूटिलिटी बना ली जो कि टेलविंड का पार्ट है। ठीक है, अब ये जो रेड और ब्लू ये यूटिलिटी क्लास बन चुका है। ठीक है, मैं इसको यहाँ पे अगर ऐसे लिखूं, ये वाला जो पार्ट है नॉट अ यूटिलिटी क्लास। ठीक है, ये जो पार्ट है आगे ये भाई वाला, ये दो बंदे यूटिलिटी थे क्लास नहीं है, कल लेकिन मैंने कॉल इसको करना था यूटिलिटीज मेरे लेयर को के कल अंदर रखा है, तो परसों। अब ये यूटिलिटी क्लास है, तो देखना अब ये वर्क साढ़े करेगा। 5 को मारो किसी को मेरे को मार देना। मीडियम ब्रेक पॉइंट पे जाते ही सारी चीजें ब्लू हो जा रही, भाई उससे कसम से पहले बता रहा रेड। हूँ यार, तो मैं नहीं पढ़ता ठीक है, वरना तो तो ये मेन पर्पस है हमारा, चूंकि हम टेलविंड से काम कर रहे हैं, तो हम रेस्पॉन्सिव भी टेलविंड से ही देखें। अब जैसे ये वाला था मेरा, तो हेडिंग है मेरा ना, किधर गया, हाँ ये। ठीक है, अब ये जो हेडिंग है दिस इज H1। अब मैं चाहता हूँ ये कि छोटा दिखे। ये तो दिख ही नहीं रहा, तो अब मैं इसको छोटा करना चाहता हूँ, तो टेक्स्ट अगर मैं यूटिलिटी क्लास भी यूज करूँ टेलविंड का, देखो वर्क नहीं करेगा इस पे।
नहीं करेगा, कुछ भी नहीं वर्क करेगा। क्यों? क्योंकि इसमें इनलाइन सीएसएस लग चुका है, वो इनलाइन सीएसएस की प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा होती है। इसीलिए मेन पर्पस यही था मेरा, कि हम लोग यूटिलिटी क्लास पे ज़्यादा फोकस करें। हम्म, हाँ 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 हाँ। अच्छा ठीक है, मैं उसको एक्सप्लेन कर दे रहा। ठीक है, तो बेसिकली हमारा जो स्टेप था, हमारा देखा जाए तो व्हाट इज कॉन्फ़िगर, हमें से यही था ना, कॉन्फ़िगर करना कैसे। ठीक है, तो कॉन्फ़िगर करने, हाँ, तो हम हो सकता है कि हम कोई टेलविंड का अरे क्या बोलते हैं, रिएक्ट का प्रोजेक्ट या फिर व्यू जैसे किसी फ्रेमवर्क का प्रोजेक्ट नहीं कर रहे हैं, हम लोग सिंपली एचटीएमएल से काम करने वाले हैं। हमारा जो ये रहा, किधर गया ये सब, ठीक है। तो मैं सिर्फ एचटीएमएल से काम करने वाला हूँ, मैं किसी रिएक्ट या फिर वीट वगैरह से नहीं काम करूंगा। हम्म, तो उसके लिए मुझे नोड मॉड्यूल्स की ज़रूरत पड़ेगी ही, क्योंकि मैं टेलविंड को लोकली चलाना चाहता हूँ। ठीक है, देखो, तो यहाँ पे आते हैं इंस्टॉलेशन। ठीक है, तो इंस्टॉलेशन को हमको यूटिलाइज करने का ढेर सारा तरीका है। पोस्ट सीएसएस की तरह फ्रेमवर्क गाइड हमको मिल जाएगा कि हम किस फ्रेमवर्क के साथ यूज करना चाहते हैं, वीट के साथ चाहते हैं तो उसका हमको गाइड मिल जाएगा, है ना। कमांड वगैरह सब लिखे लिखे मिल जाएंगे। तो एक हमारा होता है प्ले सीडीएन। सीडीएन मीन्स हमारा ये जो है एक सीडीएन दे देता है, कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क, जहाँ पे इस टेलविंड सीएसएस की सारी क्लासेस लिखी हुई हैं, और हम जिस क्लास को यूटिलाइज करेंगे, है ना, जिस क्लास को हम यूटिलाइज करेंगे उसका वो प्रॉपर्टी यहाँ पे सेट हो जाएगा। जैसे एग्जांपल ने इसमें 3 एक्सएल यूज किया है, तो ये जो 3 एक्सएल है ना, इस सीडीएन से हमको मिल जाएगा। लेकिन इसका ड्रॉबैक क्या है मैं बताता हूँ। ड्रॉबैक ये कि चूंकि ये सीडीएन है तो हमारा ऑफलाइन वर्क नहीं करेगा। ठीक है, और ऑफलाइन वर्क नहीं करेगा, मान लो हम ऑनलाइन भी है, लेकिन हम कस्टमाइज नहीं कर पाएंगे। जिस तरह से हम लोग ये यूटिलिटी क्लास खुद का क्रिएट कर रहे थे, डॉट रेड डॉट ब्लू, हमने जिस तरह से इसको कस्टमाइज किया था, बेस लेयर को हेडिंग नया सेट किया था, ये सारी चीजें हम नहीं कर पाएंगे। अगर करना भी होगा तो हमको उसमें भी एक अलग से चीजें करनी पड़ेगी। हम लोग यहाँ से कस्टमाइज कर सकते हैं अलग से, उसका स्क्रिप्ट बना के, फिर उसका देख रहे हैं स्टाइल, टेक्स्ट, एलिमेंट, सीएसएस, हमको एक्स्ट्रा चीज़ें और भी करनी पड़ेंगी। उसके ना ही डेजे क्या होते हैं इसके, उसके साथ। ठीक है, कस्टमाइज तो यहाँ भी हो जा रहा है, लेकिन हमको एक्स्ट्रा चीज़ें करनी पड़ रही हैं। और ऑफलाइन हो गए तो सब कुछ बंद। तो हम फोकस करेंगे कि हम उसको रन करें लोकली। तो लोकली रन करने के लिए हमको उसको इंस्टॉल करना पड़ेगा, जो कि एक नोड का पैकेज होता है। तो हम npm इंस्टॉल -d, मतलब ये डेवलपमेंट की डिपेंडेंसी होती है, ना कि प्रोडक्शन की। तो npm इंस्टॉल टेलविंड सीएसएस। तो अगर मैं इसको डिलीट कर दूँ, HTML को रहने देता हूँ, बाकी सब डिलीट कर देता हूँ। नोड मॉड्यूल्स थोड़ा सा टाइम लेता था। ठीक है, और आउटपुट डॉट सी एस एस तो हमारा जनरेट हो चुका है, तो मैं इसको भी फिलहाल इरेज कर देता हूँ। सेव इनपुट डॉट सी एस एस को भी मैंने इरेज कर देता हूँ। ठीक है, इसको मैंने बंद कर दिया। ठीक, अब देखो, अब ये हमारा है प्लेन एच टी एम एल, इसमें भी कुछ है नहीं जो हमारे बने बनाए क्लासेस थे। ठीक है, तो हमको टेलविंड, अब मैं चाहता हूँ जो टेलविंड है इस फोल्डर में काम करे। प्रोजेक्ट में मैं आऊँगा, एंड सबसे पहले हम लोग इनिट कर लेंगे एन पी एम आई एन आई टी -y, सब कुछ यस हो जाएगा। तो हमारा एक पैकेज डॉट जेसॉन आ जाएगा। ठीक है, तो पैकेज डॉट जेसॉन में हो गया। अब भाई हमारी डिपेंडेंसी इस पे है नहीं, तो हम लोग टेलविंड को इंस्टॉल करेंगे ताकि हमारा लोकली रन करे, ना कि हम इसका सीडीएन यूज करें। तो मैं ये, तो अब ये नोड मॉड्यूल्स का एक फोल्डर बना देगा जिसमें हमारा टेलविंड का सारा फाइल होगा और उसके सारे डिपेंडेंसी। देखो, नोड मॉड्यूल्स आ गया, और इसमें कहीं हुआ टेलविंड, PQRST, ये रहा ना टेलविंड। तो हमारा ये टेलविंड इंस्टॉल हो गया। ठीक है, तो अब जैसे टेलविन इंस्टॉल होता है, हमको इनिशियलाइज करना पड़ता है ताकि उसका कॉन्फ़िगरेशन फाइल क्रिएट हो जाए।
npx tailwind css एंड init नोड पैकेज एग्जीक्यूटर टेलविंड सीएसएस हमने इंस्टॉल कर लिया। तो ये हमारा टेलविंड config डॉट सी एस मिल गया। मतलब हमको टेलविंड में जो भी कॉन्फ़िगरेशन करना हम लोग यहाँ से कर सकते हैं। तो इसका जो गाइड है ना, आपको हर एक चीज़ यहाँ से मिल जाएगी। क्या कहा गया, जैसे रिप्लाई आइटम मान लीजिए मैं टेक्स्ट साइज या फिर फॉन्ट साइज हो, फॉन्ट साइज जैसे फॉन्ट साइज में बना बनाया, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं अपना कोई फॉन्ट साइज यूज कर लूँ, तो हम लोग कॉन्फ़िग फाइल का यूज कर सकते हैं। देखो जैसे है ना मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट थीम, थीम में हमको जाना है, एक ऑब्जेक्ट बनाना है फॉन्ट साइज, और वो मैं यहाँ पे अपनी कस्टम एंट्री दे सकता हूँ, या फिर मैं लेयर में जाके सीएसएस में ही डायरेक्ट बना सकता हूँ। आपकी जहाँ से चाहे वहाँ से बना सकते हैं। ठीक है, तो उसका कस्टमाइज करने का तरीका था। ठीक है, दूसरा काम हो गया हमारा, इंस्टॉल भी हो गया और हमारे यहाँ टेलविन का कॉन्फ़िग फाइल भी जनरेट हो गया। ठीक है, अब तीसरा काम ये होता है ना कि हम इस कॉन्फ़िग फाइल में ये जो कंटेंट है, कंटेंट मतलब ये वो पाथ होता है, मतलब एरे लिया है, मतलब हो सकता है हमारे पास मल्टीपल पाथ हो। तो इस पाथ में हम लोग पाथ देते हैं जहाँ पे जिस चीज़ को वो स्कैन करेगा और जहाँ से वो यूटिलिटी क्लास को स्कैन करके उनका एक सीएसएस जनरेट करेगा। ठीक है, तो मतलब बेसिकली यहाँ पे कंटेंट हमारा कहाँ होने वाला है जिसको स्कैन करना है। तो सिंपली मैं इसमें एक पाथ पास करूँगा, डॉट डॉट स्लैश रिलेटिव पाथ, ये डॉट स्लैश एच टी एम एल स्लैश स्टार स्टार, मतलब एच टी एम एल के अंदर कोई फोल्डर हो तो उसके अंदर का भी कंटेंट, ना हो तो उसके अंदर का भी कंटेंट, और स्टार मतलब सारी फाइल्स का जो एक्सटेंशन हो डॉट एच टी एम एल। फिलहाल हम डॉट एच टी एम एल से ही काम करेंगे, तो ऐसा भी कर सकते हो सकता है कहीं एच टी एम एल भी हो जाए, JSX फाइल भी हो जाए। अगर हम रिएक्ट से काम करते हैं तो एक ऑब्जेक्ट बना के पास कर दो डॉट JS या फिर डॉट JSX। ठीक, तो मतलब ये HTML फोल्डर के अंदर भी अगर कोई फोल्डर है तो उसको भी इंक्लूड कर लेगा, और उन सबका फाइल एक्सटेंशन क्या होना चाहिए, HTML। जैसे इस HTML के फाइल के अंदर input डॉट CSS भी है, लेकिन वो किस पे फोकस करेगा, इस एक्सटेंशन वाले फाइल्स को। इसमें कोई कंफ्यूजन अभी तक? ठीक है, तो बेसिक कंटेंट में हम उसका पाथ देते हैं जहाँ पे हमारे फाइल्स होने वाले हैं HTML के या फिर JSX के, अगर हम रिएक्ट से काम करते हैं। ठीक है, अब तीसरा काम हमारा ये हो गया, हमको इस टेलविंड को रन कराने का एक कमांड बनाना पड़ेगा, या फिर हम खुद यहाँ पे आके लिखें, या फिर मैं एक शॉर्ट हैंड उसका बना सकता हूँ स्क्रिप्ट में। तो मान लो मैंने CSS लिख दिया, या फिर मान लो मैं कुछ भी रख सकता हूँ, टेलविंड TAIL टेलविंड। ठीक है, और इसका कमांड आपको यहाँ से मिल जाएगा। ठीक है, तो ये npx टेलविंड CSS, ठीक, और -i मतलब इनपुट फाइल का लोकेशन, और -o मतलब आउटपुट फाइल का लोकेशन। तो ये इनपुट फाइल को स्कैन भी करेगा और आउटपुट फाइल को जनरेट करेगा। और ये वॉच, तो वॉच मतलब वो कांस्टेंट देखता रहेगा, कुछ भी चेंज होगा तुरंत उसको रीबिल्ड करेगा। देखा था ना आपने, हर बार रीबिल्ड कर रहा था ये, इधर देखो, रीबिल्डिंग रीबिल्डिंग रीबिल्डिंग। तो मतलब हमारा जब भी इस पाथ का, जब भी इस गिवन पाथ की चीज़ें चेंज होगी, ये क्या करेगा, उसको रीबिल्ड करेगा। तो हमारा जो इनपुट डॉट जेसेस है वो शायद डॉट स्लैश एच टी एम एल, और जो आउटपुट डॉट जेसेस है डॉट स्लैश एच टी एम एल आउटपुट डॉट जेसेस। बस हमारा कमांड अब सेट हो गया, हमको बस इसको रन करना है। तो मैंने लिख दिया एन पी एम रन टेल, तो हमारा इसका वॉचर रन हो गया। सेम कमांड रन हुआ ना, ये किया रीबिल्डिंग। अब चूंकि हमने आउटपुट डॉट सीएसएस को इरेज कर दिया था, अब ये फिर सारी चीज़ें, हाँ, सारी चीज़ें क्यों नहीं आई, क्योंकि हमने इसका लेयर वगैरह सब कुछ दिया ही नहीं। तो एट द रेट लेयर बेस। ठीक है, देखना अगर मैं बेस देता हूँ तो बेस की सारी चीज़ें आ जाएंगी आउटपुट वाले, टेलीविजन था ना। आउटपुट और CSS में देगा, तो ये जो सारी चीज़ें आई हैं ये बेस की प्रॉपर्टीज़ हैं। तो बेस में क्या कर रहा है, टेलविंड के रूट एल चीज़ें सेट कर रहा, आफ्टर बिफोर को हटा रहा, HTML पोस्ट, ये बाय डिफ़ॉल्ट प्रॉपर्टी ये सेट कर रहा। लेकिन जो हमने, हाँ, अभी हमने पढ़ा था, हाँ हाँ, अभी हमने सिंपल से क्या यूज़ किया, बेस। ठीक है, तो ये जो बेस लेयर है उसमें वो क्या करता है, सारे चीज़ों का डिफ़ॉल्ट मार्जिन पैडिंग सब कुछ रिमूव करता है। तो यही है, देखो इमेज और वीडियो को क्या किया है, ब्लॉक लेवल का एलिमेंट सबको क्या किया है, डिस्प्ले ब्लॉक, हेडिंग वगैरह को सब हटा दिया होगा।
बटन का रूल कर्सर पॉइंटर कर दिया, और टेक्स्ट एरिया का भी सब कुछ, मतलब इसमें इसकी अपनी जो डिफ़ॉल्ट प्रॉपर्टी है वो चीज़ें अप्लाई कर देगा। ठीक है, समझ रहे हो ना? तो हमने सिर्फ यहाँ पे टेलविंड बेस लिखा, तो यहाँ पे जो भी चीज़ें जनरेट हुई वो बेस लेयर की चीज़ें जनरेट हुई। हम्म? अब हमने इसमें यूटिलिटी क्लास यूटिलाइज जो किया है वो तो यहाँ पे कुछ आया ही नहीं आउटपुट में। ठीक है, तो उस चीज़ों को लाने के लिए हमको एट द रेट टेलविंड यूटिलिटीज को लाना पड़ेगा। अब जैसे मैं इसको सेव करूंगा, अब देखना आउटपुट फाइल में सब कुछ आ जाएगा। देखो फ्लेक्स, हिडन, साइज आ गया ना, पहले नहीं था अब आ गया। फिलहाल हमने कोई कंपोनेंट तो यूज किया नहीं है, फिर भी हम लोग लिख लेते हैं एट द रेट टेलविंड कंपोनेंट्स से। तो कुछ नहीं चेंज होगा क्योंकि सारी चीज़ें वही है, कंपोनेंट हमने एक भी नहीं यूज किया है। हम कोई प्लगइन वगैरह लगा देंगे तो कंपोनेंट वाला पार्ट भी आने लगेगा। तो इस तरह से देखो, अब जब भी इसमें मैं कुछ भी हाँ, मैं यहाँ पे कुछ भी लिख के इसको सेव करूंगा, देखो ये रीबिल्डिंग किया, डन हो गया। तो ये रीबिल्डिंग जो करता है ना, वे इसको भी स्कैन करता है और इनपुट डॉट सीएसएस को भी स्कैन करता है। क्योंकि दिखा रहा मैं एग्जाम्पल, देखो यहाँ लास्ट में 695 है, मैं इनपुट डॉट सीएसएस पे आया, अब मैंने लिख दिया डॉट नेम कलर ब्लैक। अब ये जो इनपुट डॉट सीएसएस को स्कैन करेगा और ये डॉट नेम वाले को आउटपुट में ऐड कर देगा। तो 695 से देखो 695 था, अब 699 हो गया, मतलब नेम वाला कहीं ऐड हुआ है। ये रहा। ठीक है, ठीक है। और जो कस्टमाइजेशन वाली बात रही, तो दो तरह से हम कस्टमाइज कर सकते हैं। अभी हमने देखा था ना, पहला तरीका था हम लोग लेयर को ही सिलेक्ट करके चीज़ें अप्लाई कर देते थे। कस्टमाइज करना था, जैसे मुझे H1 को, तो एड्रेट लेयर बेस कर लिया मैंने, और मान लो मैंने और H1 एट द रेट अप्लाई टेक्स्ट 545 एक्सेल। तो हमने लेयर बेस को सिलेक्ट किया और उसमें जो H1 को उसने डिफ़ॉल्ट हटाया था, मैंने उस पर अपने हिसाब से चीज़ें अप्लाई कर दी। तो अब जहाँ भी हम H1 लिखेंगे उस पर 5 पिक्सल अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, या फिर हाँ, अब हम मान लो हमारे पास टेक्स्ट होता है 5 एक्सेल, तो हमारे पास देख लो 2 एक्सेल, 3 एक्सेल, 4 एक्सेल, 5 एक्सेल, 7 एक्सेल और 9 एक्सेल। 9 एक्सेल लास्ट है, तो 9 एक्सेल क्या जनरेट कर रहा है, 8 आर्यन। ठीक है, मान लो हमको जरूरत पड़ गई 10 आर्यन की, तो सिंपली मैं आऊँगा यहाँ पे एट द रेट थीम एक्सटेंड। एक्सटेंड किसको करना है मुझे, फंट साइज को। एक ऑब्जेक्ट बनाऊंगा और मान लो मैंने लिख दिया 10 एक्सेल, और मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ उसका साइज क्या होगा। देखो किधर, कस्टमाइज यहाँ पे था, फंट साइज स्मॉल बेस एक्सेल, ये जो 5 एक्सेल पेज पे दिखना था, मैं चाहता हूँ 10 एक्सेल पे कुछ और हो जाए। मान लो मैंने लिख दिया 10 आर्यन। तो जब मैं यहाँ पे अब देखना, अब यहाँ पे 9 एक्सेल ही तक दिखा रहा था, अब मैं देखना 10 एक्सेल ऑटोमेटिक यहाँ पे आ चुका होगा। अब जैसे मैं 10 एक्सेल करूँगा तो देखो 10 आर्यन सेट हो रहा है ना, तो ये अप्लाई हो चुका है। समझे? तो इस तरह से हम लोग कस्टमाइज करते हैं। और ये पीयर वाला समझ में आ गया, और ग्रुप वाला बस बता देता हूँ, वही हमारा एंड होगा क्योंकि काफ़ी लंबा चला गया। ग्रुप ग्रुप ठीक है, वो लास्ट एग्जांपल होगा हमारा। ठीक है, तो मैं एक डिवीजन बनाता हूँ, और डिवीजन के अंदर मालूम मैंने तो एक जो टू ले लिया, येलो, और एक मैंने S3 ले लिया, तो कुछ भी लिख देता हूँ, और इसको मैंने क्लास दे दिया BG 700, और मैं पैडिंग दे देता हूँ इसका 10। ठीक है, हाँ ठीक है। और अब मैं चाहता हूँ जैसे ही मैं इस ब्लॉक पे होवर करूँ, इस वाले का कलर चेंज हो जाए। ठीक है, अब जो मुझे होवर करना है वो मुझे इस ब्लॉक पे करना है, मुझे इस टेक्स्ट पे नहीं, क्योंकि इन दोनों का जो रिलेशन होगा वो पीयर का होगा।
और ये सब कुछ को लेके हो जाएगा ग्रुप। ठीक है, तो मैं एक ग्रुप बना लूंगा। सिंपली मैं लिख दूंगा यहाँ पे GROUP ग्रुप। ठीक है, अब मुझे किस पे ग्रुप का लिसनर लगाना है, इस पे, तो मैं सिंपली लिख दूंगा ग्रुप। और ग्रुप पे जब कोई फॉरवर्ड हो, इसका टेक्स्ट क्या हो जाए, वाइट। देखना हो रहा, दिख रही ना चीजें। देखो, जैसे मैंने इस ग्रुप पे होवर किया, ये वाइट हो गया। लेकिन मैं चाहता हूँ कि सिर्फ इस वाले हेडिंग पे होवर करने पे हो, तो उसके लिए मुझे पीयर लगाना पड़ेगा। ठीक है, और सेम चीज इस पे भी अप्लाई होता है, ग्रुप स्लैश ए। तो इस वाले ग्रुप का नाम ए हो गया, और ये ग्रुप होवर स्लैश ए। ठीक है, तो इस तरह से हमारा ग्रुप काम करता है। और हमने पीयर तो देख लिया है, तो अगर कोई डाउट हो तो आप पूछ लीजिए फिर से, और नहीं तो फिर उसके बाद हम लोग एंड करते हैं इस क्लास को। ठीक है, ओके। ठीक है, तो आज पे इसको यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू, काफ़ी टाइम हो गया। हाँ बताइए। हाँ।